अस्सलामुअलैकुम। इंसान चांद से होकर आ गए, लेकिन इंसानों का चांद पर जाना महज कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। ये कोई इत्तेफाकिया नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जंग थी, और ये जंग थी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच। और इस जंग का आगाज़ हुआ 1957 से, जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, और उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। सोवियत यूनियन के इस कदम के बाद अमेरिका कहाँ खामोश बैठ सकता था। उसी के चंद महीनों बाद 1958 में अमेरिका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और नाजरीन, ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये जंग थमी नहीं, ये जंग जारी रही। और इस जंग के तसलसल में सोवियत ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट 1961 में स्पेस में भेजा, जो कि ज़मीन के ऑर्बिट से निकलकर स्पेस तक गए, और उस एस्ट्रोनॉट का नाम था यूरी गगारिन। और इस तरह यूरी गगारिन, जो सोवियत के पहले एस्ट्रोनॉट थे, पहले वो इंसान बन गए जो ज़मीन के ऑर्बिट से निकलकर स्पेस तक गए। और इस खबर के बाद अमेरिका में हलचल मच गई, और उस वक्त अमेरिका के मौजूदा सदर थे जॉन एफ कैनेडी, जो कि बहुत फ़िक्रमंद हुए, बहुत परेशान हुए, और वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में ये स्पेस की जंग जीतना चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी को ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने तमाम मुमकिन ऑप्शंस पर गौर करने के लिए कहा कि हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, बल्कि हम चांद में अपने इंसानों को भेज सकते हैं। और इसी की वजह कर नासा के साइंसदानों के साथ मिलकर एक मीटिंग अरेंज की गई, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हमें आगे का क्या लाएअमल इख्तियार करना है। और इसी के बाद जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम होगा मैन ऑन द मून। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम दिन रात कोशिशें करेंगे, और हम अपने लोगों को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजेंगे, और ना सिर्फ चांद पर भेजेंगे बल्कि उन्हें सही सलामत ज़मीन पे वापस भी लेकर आएंगे। और इसी के लिए उन्होंने 1961 में जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया, तो इस प्रोजेक्ट के अनाउंस करने के साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो तखमीना लगाया, जो इसके ऊपर बजट उन्होंने पास किया था, वो $9 मिलियन का बजट था। और इसके लिए उन्होंने दिन रात कोशिशें शुरू कर दी। और उसके बाद से अमेरिका ने चांद पे जाने की तैयारी शुरू कर दी, और उसके लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मुख्तलिफ सिनेरियो से निमटने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हमें अभी ये मुशाहिदा करना है, हमें अभी ये अंदाज़ा लगाना है कि जो हम स्पेस जेट बनाएंगे उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो उसको कैसे हम बनाएंगे, हम उसको किस तरह ऐसा बनाएं कि वो खला में जाने के लिए, वो स्पेस में जाने के लिए उसकी हीट को बर्दाश्त कर सके, बीच में उसे जिस तरह का मौसम मिले, जिस तरह की उसे तब्दीली मिले, उन तमाम तब्दीलियों को बर्दाश्त करता हुआ वो खला तक, वो चांद तक पहुँच सके। और दोस्तों, सदर जॉन एफ कैनेडी के कहे हुए अल्फाज को पूरा करने के लिए कि हम इसी डिकेड में कुछ करके दिखाएंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसके लिए 1963 से लेकर 1967 तक मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए, और बिलाखिर 1967 में अमेरिका ने अपोलो 1 का तजुर्बा कर लिया। और दोस्तों, अमेरिका ने अपोलो 1 में चांद पे जाने की ठानी, लेकिन अपोलो 1 उनके लिए कुछ बेहतर साबित नहीं हुआ, क्योंकि अपोलो 1 में आग लग जाने की वजह से या किसी ब्लास्ट की वजह से उनका ये तमाम प्रोजेक्ट जलकर खाक हो गया। यहाँ तक कि उसमें मौजूद जो 3 एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी जल गए, और अपोलो 1 का चांद पे जाने का ख्वाब यहाँ अधूरा रह गया। तो दोस्तों, इस हादसे के बाद से नासा ने हार नहीं मानी, वो चैन से नहीं बैठा, बल्कि उसने अपने तजुर्बात को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को मज़ीद तेज़ कर दिया, और इसके नतीजे में बहुत शॉर्ट पीरियड में उसने अपोलो 4, अपोलो 5, अपोलो 6 और अपोलो 7 के एक्सपेरिमेंट कर डाले, और ये तमाम एक्सपेरिमेंट अनमैन्ड थे। और दोस्तों, अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 का कामयाब तजुर्बा किया गया, और इस तजुर्बे में इंसानों को उस स्पेस जेट में बिठाकर चांद तक पहुंचाया गया, और ये तजुर्बा कामयाब हो गया। दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च किया गया, और अपोलो 8 को चांद के बहुत करीब भेजा गया, और ये एक्सपेरिमेंट भी नासा का बहुत कामयाब रहा। और इसी तसलसल में नासा ने मार्च 1969 में अपोलो 9 का एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट में ख़ास बात ये थी कि इसमें उन्होंने लूनर मॉड्यूल का टेस्ट किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लूनर मॉड्यूल क्या होता है। दोस्तों,
जब भी कोई स्पेस जेट बनाया जाता है तो उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, दो मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है लूनर मॉड्यूल और एक होता है कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल होता है उसका काम होता है कि जब चांद पर पहुंच जाते हैं, जब चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं, तो चांद के ऑर्बिट में जो लूनर मॉड्यूल होता है वो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाता है और वो जाकर चांद पर लैंड करता है। और जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल होता है उसका काम होता है कि वो मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे उस वक्त तक जब तक के लूनर मॉड्यूल अपना मिशन कंप्लीट करके वापस नहीं आ जाता। और जब लूनर मॉड्यूल अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता है तो उसके बाद लूनर मॉड्यूल और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाते हैं। मई 1969 में अपोलो 10 का एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट में वो तमाम काम किए जाते हैं, वो तमाम प्रैक्टिकल किए जाते हैं जो आगे अपोलो 11 को करना होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक काम नहीं किया जाता और वो काम होता है चांद पर लैंडिंग। चांद पर लैंडिंग करने के अलावा तमाम काम जो है समझ ले एक प्रैक्टिस, एक रिहर्सल के तहत की जाती है और वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों, नासा तैयार है इंसानों को चांद पर उतारने के लिए। अब वो वक्त आने वाला है जब इंसान चांद पर कदम रखेंगे। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 लॉन्च किया जाता है। 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. और उसके लिए नॉमिनेट किए जाते हैं 3 एस्ट्रोनॉट, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। दूसरे नंबर पर आते हैं माइकल कॉलिन और तीसरे नंबर पर आते हैं एडविन बज ऑल्ड्रिन। लेकिन दोस्तों, हम दो को तो जानते हैं, तीसरे को बहुत मुश्किल से जानते हैं, शायद बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं होंगे। उसकी मेन वजह वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक लूनर मॉड्यूल होता है और एक कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल होता है। तो जो लूनर मॉड्यूल था उसमें हमारे दो पहले एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिन्स वो थे, जबकि एडविन बज जो है वो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल में थे, जो कि चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे और बाहर इन दोनों का इंतजार कर रहे थे कि ये कब मिशन कंप्लीट करें और फिर हम जो है लूनर मॉड्यूल और कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को आपस में जोड़ के वापस जमीन पर जा सकें। और दोस्तों, अब 19 जुलाई 1969 आ चुका है और ये वो वक्त था जब अपोलो 11 तकरीबन जमीन से लेकर चांद के ऑर्बिट तक 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। और इस दिन ये वो वक्त आ गया जब इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रयान की। अभी तक हमने आपको स्पुतनिक, अपोलो 1 से लेकर अपोलो 1 की कहानी सुनाई। अब हम आते हैं चंद्रयान सीरीज़ की तरफ, जो कि छोटी सी सीरीज़ है 1, 2 और 3 एंड देन हम देखते हैं कि इंडिया इसको कब तक कंटिन्यू करता है और चंद्रयान 1, 2 और 3 के साथ क्या हुआ। 3 तो अभी बहरहाल कंटिन्यू है, 1 और 2 के साथ क्या हुआ हम आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, कहानी चंद्रयान की कुछ यूँ है कि सन 2008 में ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2008 में एक अपना लूनर प्रॉब जो है वो चांद की तरफ भेजते हैं, वो चांद को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि जाता है सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसी तरह ISRO बन जाती है 5वीं नेशनल स्पेस एजेंसी, जो कि चांद की सतह पर पहुंचने वाली एजेंसियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चंद्रयान 1 के बारे में एक बात नोट करने वाली है, वो ये है कि इसके ऊपर इंडिया ने 386 करोड़ रुपए लगा दिए थे और इसने स्पेस में 312 दिन गुजारे और 312 दिन गुजारने के बाद 28 अगस्त 2008 को इसका राब्ता ज़मीनी स्पेस सेंटर से मुनक़ता हो गया और यहाँ पर चंद्रयान 1 की कहानी ख़त्म हो जाती है। 22 जुलाई 2019 को इंडिया अपना एक और स्पेस जेट चांद की तरफ रवाना करता है और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया जाता है।
और इस मर्तबा इंडिया ने दावा किया हुआ होता है कि वो चांद पर लैंड करेगा, और इस मकसद के लिए उसने एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ होता है, लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम होता है विक्रम लैंडर। और इंडिया का दावा होता है कि इस मर्तबा विक्रम लैंडर को वो चांद पर लैंड करा कर रहेगा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से उसे 6 सितंबर 2019 को चांद पर लैंड करना होता है। लेकिन जैसे ही 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करता है और फिर वो जो है क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने की जो वजह बताई जाती है वो सॉफ्टवेयर ग्लिच बताई जाती है। और दोस्तों, चंद्रयान 2 में इंडिया को 603 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और दोस्तों, इंडिया ने यहाँ तक हार नहीं मानी, वो आराम से नहीं बैठ गया। जिस तरह नासा ने अपोलो 1 से लेकर अपोलो 11 तक का सफ़र किया, हम देखते हैं कि इंडिया कहाँ तक अपने चंद्रयान का सफ़र जारी रखता है। इसी तसलसल में 14 जुलाई 2023 को इंडिया ने एक और स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा। और इस बारे में इंडिया का फिर से दावा है कि वो चांद पर अब लैंड करके ही रहेगा। और इंडिया ने दावा किया है कि वो 23 अगस्त 2023 को लैंड करेगा। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता चलूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया ने अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3 हो, तीनों अनमैन्ड प्रोजेक्ट थे। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि जो चंद्रयान 3 है, इसका जो सपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो यूरो स्पेस ट्रैकिंग, जो कि अंडर में आता है यूरो स्पेस एजेंसी के, उसे दिया गया है। इस तमाम जो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट है, इसमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो अब यूरो स्पेस एजेंसी दे रही है। इस वीडियो में हमने आपको स्पुतनिक से लेकर अपोलो 1 और अपोलो 1 से लेकर अपोलो 11 और चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक के हालात बता दिए। अब हम देखते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है और कहाँ तक पहुँचती है, और इंडिया का ये दावा जो चांद पर लैंड करने का है कहाँ तक कामयाब होता है। अभी इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अभी कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा, तो इसलिए हमें वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। और इंतज़ार करें, एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, ज़िंदगी को अपने तजुर्बों से भरें, और तजुर्बे कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।